हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। वैज्ञानिक प्रामाणिकता को बढ़ावा देने के लिए होम्योपैथी में दृढ़ विश्वास होगा। तो किस तरह से होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से कि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, उसके उपचार को सुलभ और सरल बनाए जाने की पद्धति को अपनाया जा सके। उसके लिए आयुष मंत्रालय, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, इन सभी संस्थानों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जा सके और भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि काफी बार फ्रॉड या फिर होम्योपैथी की जो दवाइयों से लेकर इस तरह के मामले उत्पन्न होते हैं, तो उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए और होम्योपैथी के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए, ताकि उसका जो उपचार की पद्धति है वो आगे तक बढ़ाई जा सके। क्योंकि होम्योपैथी का प्रयोग हमें एंशियंट टाइम में भी देखने के लिए मिलता है, तो उसको किस तरह से आगे तक बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए जरूरी है कि हम होम्योपैथी के ऊपर विश्वास करें। तो स्वास्थ्य स्वस्थ लोग स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, और स्वस्थ समाज की नींव से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, ऐसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा। तो उनके लिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक वैधता, प्रामाणिकता और प्रामाणिकता को देने के बाद जो होम्योपैथी की मेडिसिन है उनको लोगों तक प्रोवाइड करवाया जा सकता है। उसके अलावा होम्योपैथिक से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है, ताकि उपचार पद्धति बढ़े, और उसके अलावा विद्यार्थियों को और आकर्षण का केंद्र बने, ताकि उन्हें होम्योपैथी की शिक्षा लेने के ऊपर भी उनका आकर्षण हो। आंचल, आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। और एंशियंट टाइम्स में जैसे कि आपने बोला कि तब से है, तो चरक को माना जाता है भारतीय चिकित्सा का चरक जनक। संहिता। ये बोल सकते हैं। उसमें तो वो रिटर्न है, लेकिन जो ऑथर है वो तो चरक है ना। हाँ तो जी। भारतीय चिकित्सा के जनक चरक को बोला जाता अस्थिर म्यांमार और भारत की मुश्किलें। तो जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में जुंटा आर्मी की जो सेना के बीच जो युद्ध चल रहा है, जैसे उनके अलावा और जो उनके और अराजक समूह है उनके बीच चलने वाली समस्याओं के कारण देखने के लिए मिलता है कि वहाँ लगातार हिंसा होती रहती है। तो किस तरह से उस उसको संतुलित बनाया जाए और ऐसी नीति अपनाई जाए जिसके द्वारा भारत और म्यांमार दोनों के बीच में राजनीतिक संबंधों को काबू किया जा सके और हिंसा को कम किया जा सके। जब हम अराजकता की बात करते हैं तो देखते हैं कि जुंटा शासक और जो विद्रोही समूह के बीच चल रहे हैं, वहाँ राजधानी यांगून के कारण इस तरह की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ म्यांमार के जो विद्रोही समूह हैं वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं, जिसके कारण जो हथियार है और जो अन्य सामग्री है वो चीन और म्यांमार के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर में जो अराजक समूह है उनको पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से अस्थिरता जैसे मामले उत्पन्न होते हैं। तो उनको किस तरह से भारत इस समस्या से सुलझे। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि विविधता बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स मिलती है, जिसके कारण एक ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिससे टकराव होता है और अराजकता उत्पन्न होती है। जब म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में जाति विविधता के जो ट्राइब्स आते हैं उनमें हम देख सकते हैं काचीन, काया, कायीन, चिन, बामर, मोन, रखाइन और शान ऐसे प्रमुख है, जिनके कारण जातीय अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर वहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान को बनाने के लिए और जो वहाँ की व्यवस्था है उसकी वजह से वहाँ समस्याएं उत्पन्न होती है। विविधता के कारण पृथक्करण यानी कि अलगाववाद की स्थिति बढ़ती है, और जिसके फायदा चीन उठाता है। ये समस्या हमें निरंतर वहाँ देखने के लिए मिलती है। जो रखाइन म्यांमार है वहां पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती और पश्चिमो उत्तर में बांग्लादेश की जो समवर्ती राज्य है उसके सीमा लगती है, जिसके माध्यम से चीन बंगाल की खाड़ी और जो पैसिफिक ओशन और हिंद महासागर है वहां तक का रास्ता अपनाना चाहता है। इसके लिए वह वहां निरंतर प्रयासरत रहता है। जब हम अ, सितवे बंदरगाह की बात करते हैं तो सितवे बंदरगाह को लेकर कालादान परियोजना भारत के द्वारा चलाई गई थी, जो भारत और उत्तर पूर्वी हिस्से के माध्यम से उत्तरी और मध्य म्यांमार के बीच में व्यापार, परिवहन और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन उसमें निरंतर जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट पोर्ट प्रोजेक्ट है वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसमें हमें यहाँ पर दीर्घकालीन नीतियों के चलते हुए इस तरह की परिस्थितियों के कारण निरंतर टकराव देखने के लिए मिलता है। तो उन चीजों को किस तरह से नियमित किया जाए, क्योंकि जो म्यांमार से चीन के गहरे आर्थिक और सामाजिक हित है वो लगे हुए हैं। क्यों, जब हम देखते हैं कि चीन किस तरह से किसी भी छोटे छोटे देशों के अंदर आर्थिक मदद करता है और उसके बाद उन पे
अपनी कर्ज थ्योरी के माध्यम से वहां पर बंदरगाह या अन्य चीजों के ऊपर नियंत्रित कर लेता है। इस तरह की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। तो म्यांमार के कई इलाके में ऐसी सुसंगठित जातीय सेना के रूप में जाना जाता है जो इस तरह की नीति को अपनाती है, और जो कि भारत की पूर्व की ओर देखो जो नीति है उसके लिए बाधा उत्पन्न करती है। तो भारत के पूर्वी बंदरगाहों को म्यांमार के सितवा बंदरगाह और आगे भारत के म्यांमार के मध्य में, यानी कि जो मिडिल से समुद्र की तरफ जाने वाली नदी सड़क रेल है, उनको जोड़ने की जो परियोजना है, इसको किस तरह से बढ़ाया जाए। क्योंकि जब हम भारत के पूर्वोत्तर की बात करते हैं, वो भी संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार की जातीय विविधता देखने के लिए मिलती है और जहां पर अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके लिए हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में 1600 किलोमीटर की लंबी लाइन जो सीमा है वो लगती है, जो कि बंगाल की खाड़ी से समुद्र सीमा को भी साझा करती है। तो इस का जो रोधक कार्य है वो चीन जो है उसमें रोधक राज्य के रूप में कार्य करता है। जब हम देश के देखते हैं कि कौन इन दोनों देशों के बीच में, भारत को पटकोई पर्वत श्रृंखला, तो पटकोई पर्वत श्रृंखला, जंगल और बंगाल की खाड़ी, ये तीन ऐसी चीजें जो भारत और म्यांमार को बीच में पड़ती है, जिनके माध्यम से क्या कहते हैं समुद्र नदी और सड़क की परियोजना बनाकर कनेक्टिविटी चाहते हैं, ताकि जो गलियारा है, जब हम देखते हैं चिकन नेक, उसकी जगह पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है, जिससे उसका एक विकल्प तलाशा जा सके उस परियोजना के माध्यम से। तो इस तरह से हम देखते हैं जो सितवा शहर है उस पर नियंत्रण कर लिया गया म्यांमार की सेना और आकरन अराकन सेना के मध्य जो लड़ाई चल रही है। तो अराकन आर्मी म्यांमार के जातीय शास्त्रीय समूह है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों के द्वारा सुसज्जित समूह है, जो राखीन राज्य में है, जो पड़ोसी चीन राज्य के कुछ हिस्से से लड़ते रहते हैं। तो उस तरह से देख सकते हैं जो राखन म्यांमार के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। जब हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं वो तटवर्ती सीमा, यानी कि जो समुद्र से लगती हुई सीमा, और जब हम पश्चिम उत्तर की बात करते हैं तो पश्चिम उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो बंगाल से लगता है। तो उस तरह से इस स्थिति में किस प्रकार भारत जो अपने नीति को अपनाए ताकि यहाँ पर एक नियंत्रित काबू किया जा सके। तो उसके लिए देखते हैं कि जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में तेल के असीम भंडार है जिनका दोहन चीन करना चाहता है, और इस जो गुटों के बीच में विद्रोह हो रहा है उसका वह फायदा उठाना चाहता है। तो इसको लेकर किस तरह की कूटनीति भारत द्वारा अपनाई जाए ताकि जो स्थितियां उन पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत द्वारा म्यांमार और भारत के बीच में बाढ़ का निर्माण कराया जा रहा है ताकि पूरी तरह से उसे रोका जा सके, जिसे लेकर जातीय जो जनजातियां हैं उनके बीच में विद्रोह है, क्योंकि 12 किलोमीटर तक म्यांमार और भारत के अंदर आना जाना का नियंत्रण नहीं है, जिसपे कि उन्हें छूट दी हुई है। तो उसको रिगार्डिंग उसके अलावा हम देखते हैं वहाँ जिस तरह की स्थिति है, पहाड़ है, पर्वत है, उनको लेकर भी इस तरह की दीवार खींचना संभव नहीं होगा। अगर आंचल आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। नो, वी कैन मूव फॉर। So heading is our UPI user base is growing rapidly. तो ये पर्टिकुलर एक बैंक के कंटेक्स्ट में है, लेकिन हमसे एक की टर्म पूछी जा सकती है, व्हाट इज ओपन एक्सेस, ओपन बाय एक्सेस, क्या होता है ये? तो इसको अर्लियर एक्सेस 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्ट्रेटजी है जो कि 2020 में बैंक के द्वारा बनाई गई थी। इसमें एंड टू एंड डिजिटली बाय द कस्टमर कराने की बात की गई है, जिससे क्या होगा, फास्ट, मतलब फास्ट, चाहे फिर वो पेमेंट करने की बात हो या फिर क्रेडिट की हो, डेबिट की हो, सारी बातें मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे यही बोल सकते हैं, क्विक कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक टर्न अराउंड टाइम एंड ease ऑफ जर्नी फॉर द कस्टमर। और किस चीज पे बेस पे क्या प्रोवाइड करता है, हाइपर पर्सनलाइज्ड ऑफर्स विया दिस ऐप एंड लुक एट। लेकिन इसका कुछ क्रिटिसाइजेशन भी है। ऐसा देखा जा रहा है कि इसको हाईली रेट किया जा रहा है, 4.8 रेटिंग है, लेकिन उसके सेवरल चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस की बात करें तो काफी बार हो जाता है सर्वर डाउन, या फिर डिवाइड की बात हो जाती है प्राइवेट और पब्लिक के बीच में। इस रिगार्डिंग इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी है इसमें। और कई बार यूपीआई को जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका भी फेलियर रेट हाई हो जाता है। तो इस टाइप की कंडीशंस देने, तो हम ये देख रहे हैं कि किसी किसी सेक्टर में
यूपीआई स्पेस उतना रेलेवेंटली काम नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए। दैट्स फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इज कल्प मेधा। वे लोग जो थोड़ी सी अकाल्पिक सुरक्षा प्राप्त करके करने के लिए अत्यावश्यक आजादी का त्याग करते हैं, वे ना तो आजादी के और न ही सुरक्षा के लायक होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। दिव्या, आप थोड़ा सा बोल दो इस पे। एक काल्पनिक सुरक्षा, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी चीजों का यहाँ पर लालच का वो ले सकते हैं कि किस तरह से किसी थोड़ी सी चीज को अपनाकर उसको ही सब कुछ मान लेना, तो उसके अनुसार हम आजादी और जो सुरक्षा किसी के भी लायक नहीं रहते। जैसे कि चाइना की डेप्थ थ्योरी है, वो छोटे छोटे देशों को फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, तो उस थोड़े टाइम की सुरक्षा के लिए या फिर उस फाइनेंस के लिए वो एग्री हो जाते हैं वो कंट्री सभी को देने सब उन उसके लिए। तो वो अल्पकालीन सुरक्षा के लिए वो अपनी आजादी तो त्यागते ही है, लेकिन वो और किसी लायक भी नहीं रहते। हम देखते हैं कि उनके बाद जो उनके ऊपर डेब्ट का बर्डन है वो बढ़ता जाता है, और उन देश की कंडीशन कैसी हो जाती है, श्रीलंका का एग्जांपल देख सकते हैं हम उसमें। यस। नेक्स्ट इज डिड यू नो करके एक टॉपिक है। इसमें कुछ फैक्ट्स है जो हम आइडिया ले सकते हैं विद द इलेक्शन पर्सपेक्टिव। तो द कंट्रीज, तो टोटल रजिस्टर्ड सेनेटेरियन वोटर्स है कितने? 218,000 ओड रजिस्टर्ड। और हरियाणा में देखा जाए तो 10,000 के करीब है, यानी कि 10,000 1947 इलेक्टर्स है। और इसमें यही है कि जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, बन चुके हैं, वो कि 1970 में मोरारजी देसाई। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बोले तो रैंकिंग की गई है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो उसमें जो टॉप किया है वो किया है आईआईएम अहमदाबाद इज अमंग द टॉप 25 इंस्टीट्यूशन ग्लोबली फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंटल स्टडीज। तो इसमें कुछ ही है, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कोलकाता। लेकिन जो हाईएस्ट रैंक अगर देखा जाए तो क्वाड एक्यूरली सिनमोन, ये एक यूनिवर्सिटी है लंदन बेस्ड जो कि इसको इस रैंकिंग को देती है। तो इसमें जेएनयू को हाईएस्ट रैंक किया गया है इस बार। तो दिस इज फैक्ट फॉर पीटी परस्पेक्टिव। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान। दिव्या, यू कैन कंटिन्यू। तो यहाँ वही बताया गया कि इस तरह से विकास अध्ययन जो अभी आपने डिस्कस किया था विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर रहा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के विषय में बताया गया है कि चेन्नई की सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस जो जो दांतों से रिलेटेड अध्ययन करवाती है वो 24वें स्थान पर रही। तो किस प्रकार से जो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको रैंकिंग की गई। हिंसा का सिलसिला, तो यहाँ दिखाया गया कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद लोगों ने सोचा होगा कि इस तरह की हिंसा फिर से नहीं होगी, लेकिन हम देखते हैं कोरिया युद्ध में 25 लाख लोग मारे गए, वियतनाम युद्ध हुआ, उसके बाद इराक अफगानिस्तान युद्ध हुआ, अफ्रीका में रवांडा समूह हुआ जिसमें कत्लेआम किया गया। उसके बाद 1994 में मलेशिया द्वारा किगाली पर कब्जा करने के लिए 100 दिनों तक चला, जिसके कारण 8 लाख लोगों की जान चली गई। तो इस तरह से निरंतर उदारवाद हुती जो तूसी जनजाति के लोग इसमें मारे गए थे, तो जो हुती थे वो भी इसमें शामिल हो गए। हम देखते हैं किस तरह से अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए या किसी अ, अपने निजी स्वार्थ के लिए कितने बड़े स्तर पर जो कत्लेआम है, जो इस तरह का निर्दोष लोगों को मारा जाता है वो किया जाता है। ऑनलाइन फार्मा कारोबार को व्यवस्थित और नियमित करना जरूरी है। तो ई फार्मेसी के लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से इस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाए जो ई फार्मेसी को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर इस प्रकार के विक्रेता है जो कि जो दवाइयां हैं वो ऑनलाइन बेचते हैं। वहीं जब दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालय की बात करते हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना लाइसेंस वाले फर्म से दवा की ऑनलाइन बिक्री तब तक के लिए प्रतिबंधित कर दी जाए जब तक केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी के लिए कोई कानून लागू नहीं किए जाते। क्योंकि जब हम देखते हैं ऑनलाइन में एक तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता किसी भी डॉक्टर का, दूसरा कोई भी उस मेडिसिन को वहां से हासिल कर सकता है, तीसरा है कि वह दवाई सही है या नहीं, इससे संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। तो इनके लिए एक नियमित
गाइडलाइन और नियम होने चाहिए जो कि सरकार द्वारा तैयार किए जाने चाहिए, ताकि जो ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार द्वारा किए जाने नियमों को नहीं अपनाते या फिर ऑनलाइन माध्यम से गलत दवाइयों को बेचते हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जा सके। ऐसी दवाई जिनका सेवन करने से लोग आदी हो जाते हैं या फिर ई फार्मेसी के माध्यम से बेचने की स्वीकृति नहीं मिलती लेकिन उन्हें ऑनलाइन बेचा जाता है, तो उनको किस तरह से रोका जाए ताकि एडिक्टेड ना बने लोग। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो 3 दवाइयां वितरकों की बाजार में 90% हिस्सेदारी है, जो कि शीर्ष 3 ऐसी दवाएं हैं जो बेची जाती है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो 8 लाख से अधिक ऐसी फार्मेसियों के साथ एक खंडित बाजार है, जिसमें जो फार्मेसियां है वो इतने बड़े पैमाने पर खुदरा की थोक के भाव में दवाइयां बेचती है। तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए और किस तरह से इनकी संख्या को घटाया जा सके ताकि उचित और एक ट्रांसपेरेंस नजरिया बन सके और जो सुरक्षित दवाइयां हैं वही अन्य यूजर्स तक पहुंच सके। इसके अलावा हम यहाँ बात कर सकते हैं त्वरित न्याय व्यवस्था की, किस तरह से जो न्याय व्यवस्था है उसको और सुधारा जा सकता है। जब हम जिला स्तरीय न्यायालय की बात करते हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम रिक्तियां देखते हैं कि काफी सारे पोस्ट खाली पड़े हैं, उनको किस तरह से भरा जाए। जब हम देखते हैं कि 1 लाख मामलों के 30 वर्षों से अधिक लंबित चल रहे हैं कि वो अभी तक वेटिंग में है, तो किस तरह से इस टाइम पीरियड को कम किया जाए और न्याय को पहुंचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कोऑपरेटिव कानून के अंतर्गत मामलों का निपटारण और उद्योग व्यापार से संबंधित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कानून अपनाए गए, लेकिन उनमें भी हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसे मामले भी निपटाने के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को 10-10 साल का समय लग जाता है। तो उस साल को कैसे कम किया जा सके, इसके लिए जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा जब हम फौजदारी नियमों की बात करते हैं तो उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सकता है, यानी कि उनके लिए एक समय निश्चित किया जा सकता है कि इतने समय के बीच में वह मामला कम की सुनवाई होनी चाहिए। ऑनलाइन सुविधाएं प्रोवाइड करवी जा सकती है, जो कोविड के बाद हमने देखने के लिए मिला है कि किस तरह से ऑनलाइन कोर्ट के माध्यम से आगे की परिस्थितियां सुधारी जा रही है। उसके अलावा जेल से अदालती वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा की जा सकती है, ताकि जो आने जाने का टाइम है फिर अगर जो समस्या उत्पन्न होती है उनको सुलझाया जा सके। लोक अदालतों में त्वरित निपटान के लिए दीवानी मामलों का गठन किया जा सकता है। अगर फौजदारी मामले और दीवानी मामले की बात होती है तो दीवानी मामलों के लिए लोक अदालतों में भी सुलझाया जा सकता है। अनुपस्थिति के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है, आर्थिक दंड दिया जा सकता है ताकि वह मामले आगे ना टलते रहे और जो कोर्ट के समय है उसको मान्यता दी जाए। जिसके लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोला भी था कि मामलों को इतने समय तक लंबित रखना या फिर जो फैसला देने के बाद उसको संरक्षित रखना का कोई औचित्य नहीं बनता। 3 से 4 महीने के अंदर किसी भी केस के को पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है। अ, जापान की घटते वर्कफोर्स एक मौका है, पश्चिम ही नहीं पूर्व में भी रोजगार के बढ़ते अवसर है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से भारत में रोजगार के लिए वेस्ट एशिया और वेस्टर्न देशों में जाने की एक परंपरा रही है कि बाहर जाकर कमाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो जापान है वहां भी निरंतर वर्कफोर्स की कमी आ रही है, तो उसके अलावा पूर्व की तरफ भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जापान भी एक रोजगार का लिए अपनाया जा सकता है, क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया जैसे बड़े हिस्से देखे जाते हैं जहाँ कामकाजी उम्र घट रही है और बुजुर्गों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो किस तरह से हम टीम लीज जैसी कंपनियों की जरूरत है। टीम लीज कंपनी का नाम देख सकते हैं हम, मेल्स में प्रयोग कर सकते हैं कि ये जापानी कंपनियों के साथ भारतीय कामगारों के बीच में संपर्क बनाती है और संपर्क बनाने के साथ साथ यह उन्हें क्रैश कोर्स मुहैया करवाते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें स्किल सिखाई जाती है कि किस तरह से वह वहां पर काम कर सकते हैं और साथ साथ उन्हें सामाजिक ताने बाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह जापानीज कंपनियों का या फिर वहां की सरकार को भरोसा दिलाती है और उसी प्रकार की सेवा के माध्यम से कारागर को और जापान की जो कंपनियां हैं उनके बीच के समझौता होता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब हम इस शब्द की बात करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग अर्थव्यवस्था के औचित्य में किया जाता है कि किसी भी देश के पास जो भी उनके युवा है उनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है और उससे उत्पन्न होने वाला जो भी फाइनेंस है उसको जीडीपी में किस तरह से जोड़ा जा रहा है, तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में प्रयोग किया जाता है कि किस तरह से युवा आबादी के माध्यम से जो आर्थिक लाभ मिल रहा है उसको संदर्भित किया जाता है। जब
90 से लेकर 2000 तक की बात करते हैं तो जापान में जो कामकाज की उम्र है वो 15% घट गई है। वहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आज वर्तमान समय में सबसे अधिक युवा संख्या है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। जब हम कार्यों की बात करते हैं तो जापान में स्किल कार्यों की आवश्यकता है, लेकिन उसके अलावा भी जापान के में जो श्रमिकों की आवश्यकता है उसे टाइप 1 और टाइप 2 में बांटा गया है। कि टाइप 1 के कार्य है कि कौशल और अनुभव के आधार पर श्रमिकों को 5 साल तक का काम दिया जाता है। जब टाइप 2 की बात करते हैं तो कौशल के साथ साथ स्थानीय रूप से काम दिया किया जाता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के काम हो सकते हैं, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कर या फिर इस प्रकार की कार्य। इसके अलावा जब वहाँ देखते हैं स्किल के साथ साथ जापानीज भाषा का होना अनिवार्य है, क्योंकि भाषा बहुत कठिन है। तो उसको किस तरह से सीखा जा सकता है, किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि जो लोगों के बीच में बेरोजगारी है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जो जापान में किस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है, उसको भारत सीख सकता है कि किस तरह से जो बच्चों को लेकर सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा जो वर्कफोर्स में महिला की सहयोगदारी है उसको बढ़ाने के लिए जो उनकी उम्र है उसमें छूट दी जाती है, कि ज्यादा आयु तक वह अपने काम कर सकती हैं, और ओवर टाइम भी बढ़ाया जाता है। जो कि जब हम वर्क फोर्स की बात करते हैं तो जापान में महिलाओं का वर्क फोर्स 1991 से लेकर 2000 के बीच में 58% से बढ़कर 75% हो गया है। जो कि जब हम पुरुषों की बात करते हैं तो वो 87% है। तो किस तरह से हम इन चीजों को अपना सकते हैं। आंचल, आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। यू कैन मूव फॉरवर्ड। युवाओं में बढ़ता पार्किंसन का खतरा। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो पार्किंसन है वो एक दुर्लभ जेनेटिक रूप में पाया जाता है, जो कि 40 से 50 की उम्र में होता है, और महिलाओं की तुलना में पुरुषों के पास यह खतरा 50% बढ़ जाता है। जब हम इसके जिम्मेदार देखते हैं कि किस कारण से यह होता है, तो इसमें जीन्स की शोध में पाया गया है कि जो जेनेटिक बदलाव है उनके कारण यह रोग होता है। इसके अलावा पर्यावरण, जब हम फसलों पर कीटनाशक और रासायनिक का प्रयोग करते हैं और उनका सेवन करते हैं तो उनकी वजह से पार्किंसन का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा प्रोटीन की कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का जो पार्किंसन से पीड़ित लोग हैं उनके मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के जो पदार्थ है उनका गुच्छा बन जाता है, जिसे लेवी बॉडीज का नाम दिया गया है। और जो प्रोटीन अल्फा श्यूक्लियन होते हैं और इनकी कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण से पार्किंसन नामक जो बीमारी है वह उत्पन्न होती है। तो इसमें यह है कि शरीर में मूवमेंट होनी बंद हो जाती है, काफी सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। उसके अलावा नींद बहुत ज्यादा आने लगती है, थकान होने लगती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों को समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो हार्मोनियम डोपामाइन की कमी से प्रभावित लोग हैं उनमें भी इस प्रकार की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। आंचल, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। में एक पॉइंट ये बोल सकते हैं, जो इसका फीचर है ना, उसमें स्मेल सेंसेशन भी कम हो जाती है, यानी कि स्मेल करने की शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है और आई भी ब्लिंक करने लग जाती है। तो ये फैक्टर्स हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे न्यूरोलॉजी का, यानी ब्रेन से रिलेटेड, कितना बड़ा रोल है ब्रेन का, इसमें ओवरऑल ये बोला जा सकता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक्जिमा नामक खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसमें यह है कि जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है। तो इस तरह से जो बच्चों की त्वचा होती है उनमें खुजली होने लगती है, या फिर उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। इस प्रकार के विटामिन डी का सीधा संबंध है। तो विटामिन डी को हमें धूप से प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आंचल, और किस किस चीज से मिल सकता है विटामिन डी, आप ऐड कर सकते हो। एट्रोपिक डर्मेटाइट्स भी कहा जाता है, कि किस तरह से जो शरीर से संबंधित समस्याएं हैं या फिर वो उत्पन्न होने लगती है। एलर्जी सेंसेशन जैसी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है विटामिन डी के कारण। और अगर हम विटामिन डी में बोले सोर्स की बात करें कि कहाँ से मिल सकता है, जैसे कि जो फिश वगैरह होती है, इनको कंज्यूम करने से भी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि वे एग्स वगैरह भी खाने चाहिए। और ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। यू कैन बैटरी मूव फॉरवर्ड। रिसाइकल की जरूरत है। कि हम देखते हैं कि किस तरह से निरंतर जो नवीनकरणीय ऊर्जा के सोर्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, अन्य हो गई। इसके लिए हमें जरूरी है
कि उनके साथ साथ बैटरियों को भी रिसाइकल किया जाए, क्योंकि जब हम बैटरी की बात करते हैं तो वह लिथियम आयन बैटरिया या फिर अन्य प्रकार की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिनको रिसाइकल करके यूज किया जाए। इनका प्रयोग ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, कार्स में या फिर जो टू व्हीकल होते हैं उन सभी में किया जाता है। इसके अलावा छोटे वाहनों में किया जाता है, बसों में किया जाता है, फिर लैपटॉप, फोन या इन सारी चीजों में किया जाता है। तो उनको किस प्रकार से फिर से रीयूज में लाया जाए, ताकि जो कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लिथियम, ग्रेफाइट जैसे खनिज की मांग जो निरंतर बढ़ रही है और जिनकी इतने अधिक कीमतें हैं, उनको कम किया जा सके, जो कि बहुत कम मात्रा में अर्थ पर उत्पन्न होते हैं। जब बैटरी की मांग की बात करते हैं तो 2030 तक हर वर्ष 5 टेरावोट घंटे की क्षमता की बैटरियों का उत्पादन आकलन किया जाता है। वहीं जब बैटरी के रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के तत्वों का विचार किया जा सकता है, क्योंकि अगले दशक में 10 करोड़ से अधिक बैटरियां सेवा मुक्त हो जाएंगी। तो उन बैटरियों को किस तरह से प्रयोग किया जाए, बैटरी इसमें लिथियम आयन बैटरियां होंगी जो पर्यावरण के लिए फिर संकट उत्पन्न करेंगी। किस तरह से जो एनवायरनमेंट का निरंतर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसको काबू में किया जा सके, और इसके अलावा जो अन्य प्रदूषण हमें देखने के लिए मिलते हैं उनको कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यकता है कि बेहतर जो बैटरियों का इस्तेमाल की जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जाए और उसको रिसाइकल और रीयूज किया जा सके, जिससे निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लिथियम, ग्रेफाइट जैसे खनिजों की मांग जो निरंतर बढ़ रही है उसको किस तरह से कम किया जा सके, क्योंकि खनिज की उपलब्धता भी बहुत कम है। साथ ही तांबा, एल्युमिनियम, जिंक को जब इन्हें जोड़ दिया जाता है तो इन्हें अलग करना और रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में भारी वृद्धि हो जाती है। तो उसको किस तरह से उपयोग किया जाए ताकि सतत विकास के जो गोल हैं उनको प्रयोग किया जा सके, और सतत ऊर्जा के साथ साथ जो वैश्विक पर्यावरण नकारात्मक असर इनका पर्यावरण पर पड़ता है उसको रोका जा सके। क्योंकि अगर हम नवीनकरणीय ऊर्जा को भी अपना रहे हैं और अगले 10 या 20 साल के बाद वह फिर एनवायरनमेंट को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगी, तो उस तरह के विकास का भी कोई फायदा नहीं है। तो किस प्रकार से इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए कि 2030 तक दुनिया की सड़कों पर 14.5 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, लेकिन जो उनकी बैटरियां हैं उनको रीयूज किया जा सके। बैटरी सिर्फ व्हीकल्स के अलावा जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप या ड्रोन, जो निरंतर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसका प्रयोग करते हैं, तो उनको भी रिसाइकलिंग में जोड़ा जा सके। ऐसी सेवाओं को अपनाना अनिवार्य है। जब हम हाल ही की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के साथ का भी ऐसा ही इस्तेमाल ना हो जैसा कि प्लास्टिक के साथ हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक नैनो पार्टिकल इतने ज्यादा क्षमता में हो गए कि वह मनुष्य के शरीर तक पहुंचने लगे। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसी ठोस रणनीति अपनाई जाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को भी पूर्ण रूप से रिसाइकल किया जा सके। इसके लिए है कि जैसे अलग अलग जो सेग्रीगेट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रूप को अलग से सेग्रीगेट किया जाए। इसके अलावा जब हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो जो जहां पर प्लांट्स बनाए गए हैं गुजरात और असम में, वहां पर ही जो रिसाइकलिंग से संबंधित कार्य है उसको भी आरंभ किया जा सकता है। इसके अलावा जो अन्य देशों द्वारा चलाई गई प्रक्रिया है उनको देखा जा सकता है, भारत के अनुसार उसमें नीति अपनाई जा सकती है। आंचल, आप ऐड करना चाहोगे इसमें कुछ? इसमें हम ये बोल सकते हैं, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने और इंडिया ने टाई अप किया है इसके ऊपर वर्क करने के लिए कि कैसे बनाया जा सकता है, कि बैटरी को रिसाइकल कैसे किया जा सकता है। और उसका नाम था लॉन्च्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टार्टअप्स वर्किंग इन द, तो फिर उसको कैसे आप कर सकते हो कॉपरेशन के थ्रू स्टार्टअप्स में। इस तरह इसका एक अदर इम्पैक्ट ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है इससे, क्योंकि स्टार्टअप इन द क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, ये मैं बोल सकती हाँ, जैसे जब हम देखते हैं कि फूल वेस्ट होते हैं उनसे नेचुरल धूपबत्ती बनाई जाती है और इस तरह के स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वो सतत विकास का करते हैं। उसी तरह से बैटरियों को लेकर भी जो रिसाइकलिंग या इकट्ठा करने का प्रोसेस है, उस तरह का अगर कोई स्टार्टअप इन्वेस्ट स्टार्ट करता है तो उसको जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। हाल ही में जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण एक नई स्वर्ण मुद्रा का लॉन्च किया, जिसे जिम्बाब्वे गोल्ड जिंक का नाम दिया गया है। भारत छोटे देशों में डिफेंस अटैच नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है, अटैची नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। तो भारत ने पहली बार छोटे छोटे देशों के साथ अपने दूतावास उपयोगों को डिफेंस अटैची नियुक्त किया गया है, जिसके अंदर इथोपिया, मोन्जाबिया, आइविया कोस्ट, फिलीपींस, आर्मेनिया, पोलैंड जैसे देश शामिल है। इन सभी देशों के साथ
इसमें अफ्रीका का जिबूती को भी नियुक्त किया गया है। जिसमें जिबूती की बात करते हैं तो लाल सागर और गल्फ की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर के करीब है। इसमें अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है, जिसे भारत की मॉस्को में स्थित दूतावास और लंदन में स्थित उच्चायोग के सैन्य अधिकारियों भी कम किए गए हैं। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि किस तरह से यह रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम गल्फ की खाड़ी की और लाल महासागर की बात करते हैं तो वहां पर रणनीति को और मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि निरंतर होने वाले हमलों को रोका जा सकता है। इसके अलावा जब हम अफ्रीका के देशों की बात करते हैं तो उनके साथ संबंध मजबूत होते हैं। हमने G20 में देखा था किस प्रकार से अफ्रीका देशों को G20 का हिस्सा बनाया गया है, तो उस तरह से उनके साथ जो संबंध है वो और मजबूत होंगे। इसके अलावा जब हम जिबूती की बात करते हैं तो वहां से कोबाल्ट खरीदा जाता है, अ, जो कि रेयर अर्थ मेटल है। जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिका राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य को दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भिक्षुक हैं जिन्हें गोल्ड शील्ड प्रमाण पत्र दिया गया है। आज चल आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। जो महावीर के जो भगवान महावीर के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं और उनके आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। भारत को UN में कई अहम निकायों की जिम्मेदारी मिली। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करते हैं, जहां पर 17 सहायक निकायों की रिक्ति को भरवाया गया है मंगलवार, जहां पर भारत को 8 वोट निकायों में चुना गया है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्वाम नियंत्रण बोर्ड की तीसरी बार निर्वाचित होने वाली जगजीत पवाडिया पहली महिला बनी है, जो कि इस प्रकार के जिन्हें गुप्त मतदान के माध्यम से चुना गया, जो कि 2025 से लेकर 30 तक अपने तीसरे कार्यकाल को पूर्ण करेंगे। सबसे अधिक वोट पाने वाली जगजीत पवाडिया ने अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के माध्यम से। तो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नई सुविधा आरंभ की है, जिसमें आधार ATM की मदद से घर पर ही नकदी निकाली जा सकती है। यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार ATM किया है, जिसके माध्यम से उन्हें बैंकों के पास जाने की या नजदीकी ATM में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा स्थानीय जो डाकघर है वो उनके पास नकदी पहुंचाएगा। इसके लिए उन्हें सेवाओं का भुगतान किया जाएगा। तो यह है कि बायोमेट्रिक के माध्यम से वह आसानी से अपने बैंक खाते से कार्ड को लिंक करवाकर जो उन्हें नगद चाहिए वह बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बाद में उनके खाते से काट लिया जाएगा। तो पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से यह पूरी सुविधा दी जाएगी। तो पोस्ट पेमेंट बैंक के अनुसार घर पर नगद मंगवाने के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं अपनाया जाएगा, लेकिन जो डोर स्टेप सेवा है उसका चार्ज बैंक सेवा चार्ज से वसूला जाएगा। जब हम इसकी रकम की बात करते हैं तो अधिकतर लेन देन की सीमा 10,000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा बायोमेट्रिक के आधार पर उन्हें पहचाना जाएगा, इसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सीधा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें यह सेवा प्रदान की जाएगी। आंचल आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, ऐड कर सकते हो। नो वी कैन मूव। इंडिगो बनी दुनिया की तीसरी मूल्यवान विमान कंपनी। तो देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो बुधवार को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है, जिसने साउथ वेस्ट एयरलाइन को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। आंचल आप समराइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से होम्योपैथी के बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता और उस शिक्षा में प्रचार की आवश्यकता है, ताकि होम्योपैथी के द्वारा सरल और सतत प्रकार से स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो फैक्ट्स है कि पहले बीजेपी, पहले नॉन कांग्रेस PM
जो मोरारजी देसाई बने थे। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था किस तरह से जो यूपीआई को जो एक्सिस बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग क्या देखिए 100% हासिल किया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो म्यांमार और भारत के बीच में होने वाले स्थिति है उसको किस तरह से सुधारा जाए, या फिर जो जुन्ता ट्राइब्स के माध्यम से और अन्य जातीय समूह के बीच में होने वाले संघर्ष के बीच में किस तरह से स्थिति को सामान्य बनाकर रखा जाए, ताकि जो कालाधान मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से स्थान जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है उसको किया जा सके और कनेक्टिविटी बनाई जा सके। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पेटीएम इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के माध्यम से नई सेवा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से बायोमेट्रिक के द्वारा वह नगद हासिल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो विटामिन डी के कारण बच्चों में होने वाली रोग है उनको कम किया जा सके। इसके अलावा डिस्कस किया था हमने कि मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को किस तरह से निपटा जाए, और उसके अलावा जेनेटिक वो जीन्स के द्वारा हो सकती है, या फिर जो कीटनाशक का प्रयोग हम फसलों में करते हैं उनके माध्यम से हो सकता है, जिस तरह की जीवन शैली अपनाते हैं इन सभी समस्याओं के कारण हो सकती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इंडिगो जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान कंपनी बन गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कारी।